कागचेष्टा बकोध्यानम कागचेष्टा बकोध्यानम स्वर्ण निंद्रा तथैव च अल्पहारे कृत्या। इसका अर्थ ने आप सभी ने जानते हैं। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप यू विल बी वेरी वेल। जैसे कि आप सबको पता है कि कल इंडिपेंडेंस डे था। अपना समय जो है 18th इंडिपेंडेंस डे बहुत ही खुशहाली और बहुत ही तन मन धन से, बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ यह 18th इंडिपेंडेंस डे मनाए हैं। उसके साथ फिर आज से स्टार्ट हो गया है नीतीश क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। जैसे कि पहले पता था कि तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा जो 2027 में सम्मिलित होने वाले हैं उसके लिए, और ये पॉलिटी का जो विषय चल रहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता था बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 में जो सम्मिलित होने वाले हैं, और उसका पॉलिटिकल साइंस है। तो घबराने की बात नहीं है। अभी तक में 14 क्लास हो गया। इट मीन्स अभी तक में जितना क्लास हो गया यदि वो देख लेते हैं, आपसे एक भी बाधा रहता है क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा। इससे अलावा कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। यदि आपका लक्ष्य है 450 प्लस, तो नीतीश क्लासेस आपको दिलाने का भरपूर प्रयास ही नहीं करेगा, बल्कि 100% नहीं 101% आप ला सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज, आप जो है नीतीश क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आप इस टाइप का पीडीएफ, इसको आप घर बैठे मंगा सकते हैं। इसको आप घर बैठे मंगा सकते हैं। आप पढ़िए यहाँ से, और एक्सप्लेनेशन के यहाँ पर रह रहा है, और आपको लिखने का मन है तो लिखिए। नहीं तो यदि आप चाहते हैं कि हाँ नहीं सर जी हम इसको प्रिंट आउट करवा लेंगे और याद करेंगे, आप घर बैठे इसको मंगा सकते हैं इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके कि 79034 और एक नंबर और है 9534023725। आप इस दोनों नंबर से किसी से भी आप कांटेक्ट आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि नहीं दोस्तों? आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए दोस्तों, बिकॉज ऑफ यह पढ़ाने में और बोलने में बड़ा ही मेहनत लगता। चलते हैं, देख लेते हैं कौन कौन हमारे साथ आ चुके हैं। देखिए, चलिए चलिए गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, गुड इवनिंग। चलिए चलिए गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है, स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके समक्ष हाजिर होता है, और ये देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान के दर्शन का क्या अर्थ होता है? देखिए, संविधान का दर्शन में जो क्या अर्थ होता है, मतलब कि संविधान में जो है ना, संविधान का दर्शन क्या है? तो संविधान में निहित क्या क्या है? तो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार निहित है। और क्या क्या है? संविधान का आदर्श है, क्या है? आदर्श है। संविधान का मूल्य है, क्या है? मूल्य है। इसका मूल्य है। इसमें क्या लिखा गया है? संविधान के अनुसार सबको स्वतंत्रता दिया गया, क्या दिया गया? स्वतंत्रता दिया गया। सबको समानता दिया गया, क्या दिया गया? समानता दिया गया। सबके साथ में जो है, इसमें संविधान में ये कहा गया है कि भारत क्या है? लोकतंत्र बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? लोकतंत्र। धर्म निरपेक्ष बनेगा, क्या बनेगा? धर्म निरपेक्ष बनेगा। इट मीन्स पंथ निरपेक्ष बोलो या फिर धर्म निरपेक्ष बनेगा।
व्यक्तिगत गरिमा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता दिया गया। ये सब इट मीन जो भी सुविधा आपको संविधान में दिया गया है उसको लिख देंगे, वही तो हो जाएगा संविधान का दर्शन। क्या हो जाएगा संविधान का दर्शन? लिखेंगे संविधान में निहित मौलिक अधिकार दिया गया है, संविधान का आदर्श है, मूल्य है का चर्चा किया गया है। संविधान में के अनुसार सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता, समानता, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष का सुविधा दिया गया है। ये बात लिख सकते हैं कि आराम से सभी लिख सकते हैं। तो बोलेंगे संविधान के दर्शन का अर्थ संविधान में निहित मूल्य, विचारों, आदर्शों और मूल्यों से है। किससे है बाबू? संविधान में निहित मूल्य विचारों से है, आदर्शों से है और मूल्यों से है। इसमें न्याय, सभी व्यक्ति को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और व्यक्ति की गरिमा जैसे आदर्श शामिल है। ये सभी को क्या दिया गया? ये सब फीचर्स हमारे संविधान में दिया गया है, ठीक न? ये सब फीचर्स हमारे संविधान का आदर्श सम्मिलित है। ये आदर्श देश की शासन व्यवस्था और नीतियों को दिशा प्रदान करते हैं और यही सब मिलकर के जो है हमारे जो है शासन व्यवस्था है उसको नीति और जो है उसको दिशा प्रदान करता है। क्या दिशा प्रदान करता है? हमारे शासन व्यवस्था को और नीतियां बनाने का क्या करता है? ये शासन इट मीन्स इसको जो है दिशा प्रदान करता है कि आप ऐसा नियम कानून बनाइए जिसके चलते आप लोगों को गरिमा पर ठेस नहीं पहुंचाइएगा, लोगों को स्वतंत्रता पर ठेस नहीं होना चाहिए, लोगों को जो है बंधुत्व पर नहीं आना चाहिए, सभी को समानता मिले। ऐसा कोई न्याय नहीं होना चाहिए जिसमें एक व्यक्ति को ज्यादा न्याय और एक व्यक्ति को कम न्याय। नहीं, ऐसा नियम कानून, ऐसा शासन व्यवस्था नहीं चलेगा। ये हमारे संविधान में कहा गया, ठीक है कि नहीं दोस्तों? आई होप आपको समझ में आ गया होगा शासन के दर्शन का क्या अर्थ होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार लगेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? देखिए राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? आपको पता है लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लोकसभा को क्या कहा जा सकता है? इसका भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति चाहेगा तो। लेकिन राज्यसभा को जो है इसको भंग नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है? इसको भंग नहीं किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? अस्थाई सदन कहा गया। और राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं ये कितने सालों के लिए कार्य करते हैं? 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्ष का। और प्रत्येक 2 साल में जो है प्रत्येक 2 साल में राज्यसभा का 1/3 सदस्य क्या होता है? सेवानिवृत्ति होता है। इट मीन्स वो जाता है तो उसके स्थान पर दूसरा आता है, एक्सचेंज होते रहता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होता है? 1/3 सदस्य क्या होते रहता है? चेंज होते रहते हैं। इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, हमेशा चलते रहता है। आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहा गया क्वेश्चन? राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? तो लिखेंगे राज्यसभा को एक अस्थाई सदन कहा जाता है क्योंकि लोकसभा की तरह कभी भंग नहीं होती, या लोकसभा की तरह क्या होती है? कभी भंग नहीं होती है दोस्तों, या हमेशा चलते रहती है, ठीक है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आपको हम बताएं इसका सदस्य कितने वर्षों के लिए चुनी जाती है? 6 वर्षों के लिए चुनी जाती है। और हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति होते हैं। 1/3 सदस्य इट मीन्स 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्ति। इट मीन्स एक्सचेंज होते रहते हैं तथा नए सदस्य चुने जाते हैं। हमेशा नए सदस्य सेवानिवृत्ति। इट मीन्स जो 2 साल में 1/3 सदस्य हटते हैं उसके स्थान पर दूसरा सदस्य नए सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रकार यह निरंतर चलने वाला सदन है और इस प्रकार यह सदन हमेशा चलते रहता है, कभी भंग
नहीं होता है और इसकी निरंतरता बनी रहती है और ये हमेशा निरंतरता इसका बना रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा गया। बताइए समझ में आया कि नहीं, अस्थाई सदन आप सबको समझ में आया। चलिए पुलिस, गुड इवनिंग सर जी। चलिए गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, गुड इवनिंग, वेरी वेल। बताइए पुलिस जी, आपको समझ में आया? पुलिस जी आए हुए हैं हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही गजब है, शानदार है। देखिए आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 73वां संविधान संशोधन क्या है। देखिए 73वां संविधान संशोधन क्या है, इसमें कहा जाता है 73वां संविधान संशोधन, आपको याद रखना पड़ेगा 73वां संविधान संशोधन जो हुआ 1992 ईस्वी में होता है। कब होता है दोस्तों? 1992 ईस्वी में होता है। इसमें जो है संविधान के भाग 11 में एक अनुसूची जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? अनुसूची जोड़ा गया। इसका उद्देश्य था स्वशासन को मजबूत करना। इट मीन्स त्रिस्तरीय प्रणाली बनाना। जैसे कि एक तो ऐसे तो आपको पता होगा सरकार जो होता है, सरकार का जो स्तर था दो था। एक क्या था? एक केंद्र सरकार था और दूसरा जो था राज्य सरकार था। इससे नहीं बन रहा था, इससे नहीं बन रहा था तो एक और स्तर बनाया गया था जो कि लोकल गवर्नमेंट था। क्या था? लोकल गवर्नमेंट। लोकल या फिर इंग्लिश में ही लिख देते हैं लोकल गवर्नमेंट, ठीक ना, लोकल गवर्नमेंट बनाया गया था। इट मीन्स इसमें जो है हमारे मुखिया आ जाएंगे, वार्ड आ जाएंगे या फिर सरपंच चले आते हैं, ये सब जो है लोकल गवर्नमेंट होता है। इट मीन्स त्रिस्तरीय गवर्नमेंट, थ्री टियर ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया था, जो कि निचला दबे कुचले, जो कि पूरा गांव देहात को भी अच्छा से शासन किया जा सकता था इस पे, ठीक है। तो इसीलिए जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज का फाउंडेशन हुआ है किसमें? 1992 में। कब? जो कि 73वां संविधान संशोधन है और यह जो है किसमें जोड़ा गया? संविधान के भाग 11 में। किसमें बाबू? संविधान के भाग 11 में जोड़ा गया। तो लिखेंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। और इसमें क्या पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। इसने संविधान में भाग 11 और 11 अनुसूची जोड़ी, ठीक है। इसमें क्या किया? 11 अनुसूची जोड़ी, ठीक है। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करना था। इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया स्वशासन को मजबूत करना। इट मीन जो शासन जो होता है, अपना जो शासन जो चल रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, उतना ठीक से मजबूत नहीं है। इसको मजबूत करने के लिए एक जो है क्या लाया गया? त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लाया गया। उसी कहते हैं थ्री टियर ऑफ गवर्नमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं, वो लाया गया था, जिसके तहत वार्ड आ जाएगा, मुखिया आ जाएगा, सरपंच चलाएगा, ये सब लोकल गवर्नमेंट होता है, ठीक है। इसमें लाया गया था, ठीक है, ताकि क्या कर सके, ताकि लोकतंत्र को जो है जमीनी स्तर, इट मीन नीचा से नीचा जाकर के, गांव से गांव, देहात से देहात जाकर के उसको क्या करना है? उसको बढ़ावा देना है, उसको मजबूत करना है। इसके लिए त्रिस्तरीय प्रणाली लाया गया है। देखिए त्रिस्तरीय प्रणाली में पहला आता है ग्राम पंचायत, दूसरा आता है पंचायत समिति और तीसरा आता है जिला परिषद। क्या आता है दोस्तों? जिला परिषद। इंग्लिश में लिख दिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत या फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। किसी कोई दिक्कत, किसी की समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते। आदि यहाँ तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, गजब है, कड़ा है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? देखिए
राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगता है? जब देखिए सदन में, कब बाबू? सदन में, कोई भी सदन हो, लोकसभा या राज्यसभा, क्या किया जा सकता है? महाभियोग लागू किया जा सकता है। कहाँ है? महाभियोग महाभियोग लागू किया जा सकता है। देखिए महाभियोग किसके लिए लागू किया जाता है? राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को इस्तीफा दिलाने का बात होता है ना, तो लोकसभा या फिर राज्यसभा में महाभियोग लागू किया जा सकता है। और जिसमें महाभियोग लागू करना होता है कोई भी सदन में, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इंफॉर्मेशन किया जाएगा, देखिए राष्ट्रपति साहब आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आप पर हम कार्रवाई करेंगे। कहाँ पर? लोकसभा में होगा तो लोकसभा का मेंबर इन्फॉर्म करेगा, राज्यसभा में होगा तो राज्यसभा का मेंबर इन्फॉर्म करेगा कि हम आप पर मुकदमा चलाएंगे। तो ये महाभियोग लागू किया जा सकता है। और जिस दिन महाभियोग लागू होता है जहां पर, उस समय कम से कम लोकसभा या फिर राज्यसभा में जहां पर भी लागू होगा, वहां का लगभग में 1/4 जो है सदस्य जो होगा उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए शुरुआती में। कब? जिस समय महाभियोग लागू होगा लोकसभा या फिर राज्यसभा में, तो उस समय कितना व्यक्तियों का हस्ताक्षर होना चाहिए? लोकसभा होगा तो लोकसभा की 1/4 भाग, या फिर राज्यसभा में ये जो है महाभियोग लागू हुआ तो वहां पर 1/4 भाग, कम से कम इतना सदस्य मनोनीत होना चाहिए। कहाँ? महाभियोग लागू करने पर राष्ट्रपति, ठीक है। और ये महाभियोग तभी पूर्ण माना जाएगा, इसमें जो है महाभियोग सफल होगा, हाँ यहाँ पर बहस चलेगा और बहस में जो है सही में साबित होगा कि राष्ट्रपति क्या है, थोड़ा सा ये घोटाला किया है या फिर जो है गलत निर्णय लिया है या फिर अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, इसको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस टाइप का जो बहस चलेगा, बहस इस दोनों में चलेगा। क्या चलेगा? इस दोनों में। और ये जो है पूर्ण रूप से जो लागू होगा, महाभियोग पूर्ण रूप से जो लागू होगा और राष्ट्रपति को हटाने की बात आएगा, तो उस समय लोकसभा और राज्यसभा के कम से कम जो है 1/2 जो है इस पर सिग्नेचर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिग्नेचर करेगा, तभी इसको हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है कि नहीं? अन्यथा इसको नहीं हटाया जा सकता, समझ रहे कि नहीं? एक छोटा सा बच्चा हमारे पास आए हुआ है और वो चिल्ला रहा है, ठीक ना, वो छोटा टीचर है। चलिए किसी कोई दिक्कत है तो एक बार अपना राय विचार कमेंट में दे दीजिए, महाभियोग समझने में, ठीक है। और ये महाभियोग का जो चर्चा किया गया है, ये आर्टिकल 61 में किया गया। किस में किया गया? आर्टिकल 61 में किया गया। तो लिखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के 61, इट मीन संविधान के धारा 61 अनुच्छेद 61 में उल्लंघन के आरोप में उन्हें पद से हटाने के लिए होता है। आपको पता है इसको जो है इस्तीफा देने, हटाने के लिए होता है महाभियोग लागू। इसे सदन के किसी भी सांसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। ये सदन जो होगा, सदन के किसी भी सांसद में शुरू हो सकता है, ठीक है। किसी भी लोकसभा या फिर राज्यसभा में शुरू हो सकता है, जिसके लिए 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होता है। जिसमें महाभियोग लागू होता है उसमें 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक होता है। आरोप पारित होने के लिए, आरोप को पारित होने के लिए, मतलब कि सही आरोप लगाया गया, इसको पारित सही साबित करने के लिए सदनों में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। और ये जो है पारित किया गया आरोप कि ये जो है राष्ट्रपति सही कार्य नहीं कर रहा है, ये जो आरोप लगाया जाएगा इसको सही साबित करने के लिए सदस्य का जो है, जो भी सदन का लगभग 2/3 बहुमत अनिवार्य होगा, तभी वो सही साबित हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। और महाभियोग लागू करने से पहले 14 दिन राष्ट्रपति को इन्फॉर्म किया जाता है। ये बात भी आप लिख सकते हैं, समझ रहे कि नहीं? बताइए किसी की दिक्कत, किसी की समस्या, किसी की परेशानी नहीं होगा? नहीं होगा, एक बार लाइक, एक बार शेयर, एक बार सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही गजब है, शानदार है, लाजवाब है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संपत्ति के अधिकार की
वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए संपत्ति के अधिकार का जो वर्तमान स्थिति क्या है इसके बारे में लिखने के लिए कहता है। देखिए पहले संपत्ति का अधिकार को जो है पहले क्या बाबू, संपत्ति का अधिकार को जो है पहले जो है क्या बाबू, पहले इसको मौलिक अधिकार माना गया। क्या माना गया? मौलिक अधिकार, अधिकार माना। फिर इसको जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। क्या किया गया? हटा गया। कब? संविधान के 44वें संविधान संशोधन में जो है 44वें संविधान संशोधन में इसको हटा करके एक जो है ये जो है कानूनी नियम बना दिया गया है। क्या बना दिया गया? इसको एक जो है मौलिक अधिकार से हटा करके जो है इसको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है केवल कानूनी अधिकार दिया गया, इसमें जो है कानूनी अधिनियम बना दिया गया, जिससे और भी नियम कानून बनाया गया है, कानून अधिकार में रख दिया गया है। 44वें संविधान में से हटा संशोधन करके मौलिक अधिकार से इसको किसमें हस्तांतरण कर दिया? साधारण कानून अधिकार में इसको रख दिया गया। और ये संशोधन कब हुआ आपको पता होना चाहिए, 1978 में। कब होता है दोस्तों? 1978 में होता है। और इसको किस अनुच्छेद के तहत रखा गया? अनुच्छेद जो है अनुच्छेद जो है इसको कब, ये जो है 300A सब क्लॉज में रखा गया। 300A क्लॉज में इसको रखा गया। तो लिख देंगे अपना सब, संपत्ति का अधिकार केवल मौलिक अधिकार नहीं, ठीक है ना। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। इसको पहले मौलिक अधिकार में रखा गया, अब इसको मौलिक अधिकार में नहीं रखा गया। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 आपको बताइए दिए द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, ठीक है। वर्तमान में यह संविधान के केवल अनुच्छेद 300A के तहत केवल एक कानूनी अधिकार है। आपको बताए साधारण कानून अधिकार, इस कानूनी अधिकार है जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून के प्राधिकार के बिना, प्राधिकार मतलब क्या? कानून के अलावा कानून के अनुमति, क्या बाबू, इसका जो है प्राधिकार का मतलब लिख सकते हैं अनुमति। क्या? अनुमति, मति के बिना अपनी संपत्ति से वंचित नहीं होगा। जब तक सरकार नहीं किसी भी व्यक्ति को अब उसके संपत्ति से हटाएगा तब तक कोई आम आदमी या फिर राइफल के नोक पर उसको जो है संपत्ति से दाखिल नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकते हैं? कानून के अनुसार ही जो है किसी व्यक्ति का संपत्ति पर वंचित किया जाएगा, अन्यथा किसी और के पास पावर नहीं है कि उसके अपना अधिकार संपत्ति पर कोई व्यक्ति अधिकार कर लेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी दिक्कत, किसी परेशानी, एक बार कमेंट में राय विचार अपना दे। चलिए, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव किया जाएगा सर। अगला क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए और यहाँ तक में किसी सबको अच्छा लगता होगा, ठीक है। आदि क्लास सेशन ठीक ठाक से समझ में आ रहा है, एक बार लाइक शेयर दबाना है। और आपको हम बता दें कि यह सभी जो है जो भी पढ़ाई लिखाई हुआ है, यदि ये सब आपको चाहिए आप घर बैठे मंगा सकते हैं। नीतीश क्लासेस के कॉन्टैक्ट नंबर से व्हाट्सअप कीजिएगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, फ्री ऑफ चार्ज भी मिलेगा। और आपका जो सपना है 400 प्लस, उसको आप आराम से पूरा कर सकते हैं यहाँ पर पढ़ करके, ठीक है। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की दो विशेषताएं बताएं। देखिए दो विशेषताएं कहता है लिखने के लिए, मौलिक अधिकार का दो विशेषताएं लिखने के लिए कहता है। तो ये लिख देंगे अपने सर, मौलिक अधिकार का जो है दो विशेषता नाम से लिख देंगे। मौलिक एवं आवश्यक अधिकार है जो व्यक्ति के विकास के लिए होता है, ठीक ना। मतलब कि देखिए दो विशेषता आराम से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले विशेषता यही लिखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। इसे भाग किसमें बाबू? भाग 3 में रखा गया। किसमें रखा गया? भाग 3 में रखा गया। इस टाइप का आप बता सकते हैं।
मौलिक अधिकार के तहत किसी भी सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और उसकी गरिमा का रक्षा करता है। चौथा, आप आराम से बात बता सकते हैं कि नहीं। देखिए बहुत सारे आपके लिए लिख करके आए हैं। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहला विशेषता ये है कि मौलिक एवं आवश्यक अधिकार है जो व्यक्तियों के विकास के लिए जरूरी है। जो मौलिक अधिकार दिया गया है ये लोगों का मौलिक और आवश्यक अधिकार है जो व्यक्तियों के विकास के लिए जरूरी है। यदि विकास करना चाहेगा कोई व्यक्ति, उन्नति करना चाहेगा तो उसके लिए मौलिक अधिकार बहुत ही क्या है बाबू, जरूरी है। आपको पता है भारत में अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, ठीक न। चलिए ये संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। और तीसरा पॉइंट लिख देंगे, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता एवं और गरिमा की रक्षा करते हैं। और चौथा पॉइंट, इनके विरुद्ध बनाए गए कानूनों को न्यायालय अवैध घोषित कर देता है। और कोई भी जो है मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई कानून बना देता है, मौलिक अधिकार का उसमें उल्लंघन हो जाता है, तो उसका जो न्यायालय जो होता है, कोर्ट जो होता है, उस घोषणा को या फिर उस कानून को अवैध घोषित कर देता है। क्या घोषित कर देता है? अवैध। वही लिखा गया है, इनके विरुद्ध, इस मौलिक अधिकार के विरुद्ध बनाए गए कानूनों को न्यायालय क्या करता है, कोर्ट क्या करता है, अवैध घोषित कर सकता है, ठीक ना, अवैध घोषित कर सकता है। आगे देखिए, ये सब विशेषता हो गया किसका, ये सब मौलिक अधिकार के विशेषता हो गया दोस्तों। इसके उल्लंघन पर नागरिक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। यदि आपका मौलिक अधिकार के साथ हनन किया जाता है, मौलिक अधिकार के साथ हनन किया जाता है, तो वो जो केस होता है छोट मोट केस नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से गच्छवे नहीं करता है। वो जब भी कोर्ट केस होता है तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट होता है। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है, इनके उल्लंघन पर नागरिक इट मीन जो है देशवासी सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय की शरण ले सकती है। ये अधिकार पूर्ण नहीं है, ये अधिकार पूरा नहीं है। राष्ट्रपति इन पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और याद रखिएगा, ये मौलिक अधिकार पूर्ण मौलिक अधिकार नहीं है। भारत में एक व्यक्ति होते हैं राष्ट्रपति, जो आपके मौलिक अधिकार पर थोड़ा बहुत क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वो प्रतिबंध आपको मौलिक अधिकार पर लगा सकता है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति। कौन बाबू? राष्ट्रपति। इसीलिए इसको कहा गया कि मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है। राष्ट्रपति नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति नहीं, सॉरी, कि राष्ट्रहित में इन पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता। राष्ट्रहित मतलब क्या? देश के लिए। क्या बाबू? राष्ट्रहित मतलब होता है देश के लिए, देश के हित में आप पर मौलिक अधिकार को वंचित किया जा सकता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हो सकता है कि आपसे यदि देश को नुकसान है तो आपका मौलिक अधिकार छीन सकता है। आपको घूमने का जो स्वतंत्रता है वो छीन सकता है। आपको जो बोलने का अधिकार है वो छीन सकता है। आपको जो है पढ़ने का अधिकार है वो छीन सकता है। किसके लिए? राष्ट्रहित के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। आई एम रियली सॉरी, जो कि हम राष्ट्रपति इसको पढ़ दिए थे, इसके लिए क्षमा कीजिए। आपने समझ गया होगा कि ये पूर्ण रूप से अधिकार नहीं है मौलिक अधिकार। राष्ट्रहित मतलब देश के हित के लिए ये इस पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वर्तमान में संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। बताइए इसका विशेषता मौलिक अधिकार को पढ़ को आपको कैसा लगा? यहाँ पे पूछा गया 2, कितना पूछा गया दोस्तों? 2 पूछा गया, बट हम आपको 7 बता दिए। बताइए किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, रुचि शर्मा, हेलो सर जी, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, गुड इवनिंग। बताइए क्या हाल समाचार है? तंदुरुस्त हैं, मन धन से पढ़ रहे हैं, किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मौलिक अधिकार का 2 विशेषता बोला गया। आपको हम इतना विशेषता बता दिए। आपको यहाँ इसमें कोई भी 2 विशेषता लिखिए और 2 नंबर पा करके आइए। और 5 में पूछेगा तो 7 आप लिखिए और 5 नंबर पाइए। समझे कि नहीं? चलिए, हम दोनों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए, ये क्वेश्चन 138 नंबर क्वेश्चन पर आप सब पहुंच गए हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में
कार्यरत संसदीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? देखिए, भारत में कार्यरत संसदीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? संसदीय शासन व्यवस्था का जो अर्थ होता है, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का जो है शासन चलाता है। राष्ट्रपति क्या होती है? नाम मात्र का शासन चलाती है और पूरी का पूरी जो है सरकार का जो शक्ति होता है वह किसमें निहित होती है? वह प्रधानमंत्री में निहित होता है। वास्तविक शक्ति जो होता है उस प्रधानमंत्री के पास होती है, नाम मात्र का जो है राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। इस प्रणाली को अपना सब क्या कहते हैं? संसदीय व्यवस्था शासन प्रणाली क्या कहते हैं? संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं या फिर प्रणाली, बोलो सब बात एक ही है दोस्तों। बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं? लिखेंगे। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था का अर्थ है ऐसी शासन प्रणाली ऐसी शासन प्रणाली ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख, इट मीन जो है राष्ट्रपति जो होगा नाम मात्र का प्रमुख होता है, हेड होता है, और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और जो है राष्ट्र प्रधानमंत्री क्या होता है? ये वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ये नाम मात्र का होता है, ये वास्तविक में होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं और बहुमत दल सरकार चलाता है। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होती है? बहुमत दल, जो पार्टी को बहुत ज्यादा वोट मिलता है वही सरकार चलाता है। और ये मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिपरिषद होता है ये सब मिल करके जो है लोकसभा के प्रति क्या होता है? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है। भारत का संसदीय शासन व्यवस्था का तात्पर्य है कि ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख हो और प्रधानमंत्री के पास वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति हो, इसे ही क्या कहते हैं? संसदीय शासन व्यवस्था। चाहिए बताइए, कैसे कोई दिक्कत? और इसमें क्या होती है और भी थोड़ा थोड़ा लिख देना है। इसमें बहुमत का सरकार बनता है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना साहब मूव करते हैं। और यह क्वेश्चन देखिए कितना गजब है, लाजवाब है, शानदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में सांप्रदायिकतावाद के कारण बताए। देखिए, भारत में सांप्रदायिकतावाद का कारण बताए। सांप्रदायिकतावाद का कारण बताना। देखिए, संप्रदाय क्या होता है? संप्रदाय क्या होता है? वैसा लोग जो अपने धर्म को ऊंचा और दूसरे धर्म को निम्न माने उसे क्या कहते हैं? हेलो हेलो। पुअर नेटवर्क स्लो। चलो आ गया। ये वाला काट।
डांस दर्द करता। कम टू द पॉइंट दोस्तों, चलिए। तो कहा कि भारत में सांप्रदायिकतावाद के कारण बताए। देखिए, सांप्रदायिकतावाद आपको हम बताए हैं, वैसा लोग जो अपने धर्म को उच्च और दूसरे धर्म को निम्न माने, उसे सांप्रदायिक कहते हैं, ठीक ना। तो सांप्रदायिकता का कारण बहुत पूछ रहा है कि सांप्रदायिकतावाद का क्या कारण होता है। कि भारत में सांप्रदायिकतावाद के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। सबसे पहला कारण है ये कि धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता। धार्मिक कट्टरता जो है, धर्म के प्रति कट्टरवादी नीति अपनाना और सहिष्णुता नहीं बनकर असहिष्णुता व्यवहार करना। क्या करना दोस्तों? असहिष्णुता व्यवहार करना। दूसरा बात कर लेंगे, राजनीतिक स्वार्थ और वोट बैंक की राजनीति। यहाँ पर जो है राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो है, यहाँ का जितने भी नेता मुखिया होते हैं वो क्या करते हैं, राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो है वोट जात के नाम पर वोट लेते हैं। किसके नाम पर? जात के नाम पर वोट लेते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, सांप्रदायिकतावाद का जन्म होता है। तीसरा बात करेंगे, धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव। यहाँ पर धर्म के लेकर के और सामाजिक भेदभाव भी बहुत ज्यादा मौजूद है, जिसके कारण से सांप्रदायिकतावाद होती है। और तीसरा कारण बता लेंगे, आर्थिक असमानता और बेरोजगारी। आर्थिक असमानता और क्या होती है, बेरोजगारी से भी सांप्रदायिकतावाद का जन्म होता है। और शिक्षा और गलत धारणाएं, और शिक्षा और गलत धारणाएं से भी क्या होती है, यह जो है सांप्रदायिकतावाद होती है। क्या होती है? सांप्रदायिकतावाद होती है। और शिक्षा, यदि शिक्षित व्यक्ति रहेंगे तो धर्म के नाम पर कभी नहीं लड़ेगा, ठीक है। और गलत धारणाएं कि मतलब कि ये मुस्लिम है तो ये ऐसा वो ऐसा, उसके प्रति गलत धारणाएं बन जाती है, जिसके कारण से सांप्रदायिकतावाद का जन्म होता है। अफवाहों और भड़काऊ प्रचार का प्रभाव। अफवाह भी फैल जाता है कि देखिए सब जो है सिख जो है ईसाई को मार रहे हैं, या ऐसा भी अफवाह फैल जाता है कि सब मुस्लिम जो है हिंदू को मार रहे हैं, या फिर हिंदू वाला जो है मुस्लिम को मार रहे हैं। इस टाइप को अफवाह फैल जाता है, जिसके कारण से सांप्रदायिकतावाद का जन्म हो जाता है। भड़काऊ प्रचार प्रसार ऐसा होता है कि जो भड़काऊपन होता है, इसके कारण होता है। विभिन्न समुदायों में आपसी अविश्वास और तनाव के कारण भी क्या होता है, सांप्रदायिकतावाद का जन्म होता है, ठीक है। ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, पांचवा, छठा और सातवां। ये सब कारण आप बता सकते हैं कि नहीं, बताइए, से यस या नो। गुरुजी ये सब कारण हम बता देंगे कि भारत में सांप्रदायिकतावाद के प्रमुख कारण, सबसे पहला धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता, दूसरा राजनीतिक स्वार्थ और वोट बैंक की राजनीति, तीसरा संविधान एवं सामाजिक भेदभाव, चौथा आर्थिक असमानता और बेरोजगारी, पांचवा अशिक्षा और गलत धारणाएं, छठा अफवाहों और भड़काऊ प्रचार का प्रभाव, सातवां विभिन्न समुदायों में आपसी अविश्वास और तनाव। ये 7 कारण क्या होते हैं? ये 7 कारण होता है सांप्रदायिकतावाद को जन्म देने का। बताइए सांप्रदायिकतावाद को जन्म कैसे होता है? आई होप आपको पता चल गया, शानदार लगा होगा, लगा होगा। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था। यदि सेशन अभी तक अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अपना सब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होता है। भारतीय संविधान में संघ सूची क्या है? भारतीय संविधान में संघ सूची के बारे में पूछा गया है। देखिए भारतीय संविधान में एक होता है संघ सूची, जिस पर केवल और केवल क्या करते हैं, केवल जो है केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है, या फिर नियम बनाता है। क्या करता है? नियम बनाता है। किसमें? संघ सूची में। सूचियों की संख्या 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार कार्य करती है, और संवर्ती सूची में राज्य सरकार और जो है केंद्र सरकार दोनों मिलकर कार्य करती है। आप सबको पता है। तो पूछा गया है क्या कि भारतीय संविधान में संघ सूची क्या है? लिखेंगे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची उन विषयों को दर्शाती है जिस पर
कानून बनाने की एकमात्र शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि संघ सूची जो है संविधान के सातवीं अनुसूची में निहित है और इसके अनुसार यह दर्शाता है कि कानून बनाने का जो है एकमात्र शक्ति किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है। ये राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं और ये क्या होते हैं, जितना भी जो है कानून बनाते हैं राष्ट्रीय महत्व के विषय से ही कानून बनाते हैं, जैसे कि शिक्षा, रक्षा हो गया, विदेश मामले हो गया, परमाणु ऊर्जा के मामले हो गया, रेलवे का हो गया, बैंकिंग हो गया, डाक हो गया और तार हो गया, ठीक है। ये सब पर कौन बना देगा, सिर्फ और सिर्फ नियम कानून संघ सूची बनाएगा। क्या बनाएगा, संघ सूची बनाएगा। यह सूची केंद्र को मजबूत बनाते हुए देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने में सहायक होता है। या क्या होती है, यह सूची जो होती है देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने में सहायक होती है। बताइए आज का सेशन आप सबको कैसा लगा, मजेदार लगा कि शानदार लगा कि झलकदार लगा? अपना आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला दरबार है, एक बार कमेंट करिए, हम आपका कमेंट पढ़ रहे हैं। चलिए कौन कौन अच्छा लगा, कैसा लगा, एक बार अपना राय विचार दीजिए। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, गुड इवनिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में हिस्ट्री की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ, गुड बाय, थैंक यू।